हेलो एंड वेलकम टू मास्टर बायोलॉजी विद साक्षी। मैं हूं साक्षी और आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के कुछ नीट रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैं द लिविंग वर्ल्ड को अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर किसी ने भी वो वीडियोस ना देखी हो तो आप लोग जाके पहले थ्योरी पढ़ लें ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरलस लिनियस। देखो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले इन्होंने करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम पूछा है, किस चीज का? मैंगो का। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो सबसे पहले किसने दिया था? कैरलस लिनियस ने। तो अगर हमारे पास नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स दिए गए थे, ठीक है, और एज पर नोमेनक्लेचर रूल्स उसमें लिखा गया था कि जो भी आपका नोमेनक्लेचर होगा किसी भी प्लांट का या फिर एनिमल का, वो दो नेम से मिलके बनेगा। फर्स्ट वन इज जीनस एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो अगर हम मैंगो की बात करें, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। अब जो हमारे नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा जो जीनस का नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीशीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और जब भी हम किसी भी साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन करते हैं तो उस टाइम हमें जीनस और स्पीशीज दोनों के ही नेम्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरलस लिनियस। इट मींस उन्होंने ऑथर के बारे में भी बताया हुआ है कि ऑथर कौन थे, किसने वो नाम दिया था। तो उसका नाम दिया था कैरलस लिनियस ने। और एज पर रूल्स जब भी हमें किसी भी ऑथर का नाम देना होता है तो हम उसे एब्रिविएटेड फॉर्म में और लिख देते हैं। जैसे कि कैरलस लिनियस के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लिन लिखा है और डॉट लगा दिया, तो ये आपका क्या बना? मैंगो का एक पूरा साइंटिफिक नेम। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो आपका जीनस का नेम है वो कैपिटल एम से स्टार्ट है और स्पीशीज का भी कैपिटल आई से स्टार्ट है, जो कि एज पर नोमेनक्लेचर रूल्स गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मैंगीफेरा इंडिका कार डॉट लिन। बट अगर हम इस ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इन्होंने यहाँ पे मैंगीफेरा भी ठीक लिखा है, इंडिका भी ठीक लिखा है। यहाँ पे इंडिका स्मॉल आई से स्टार्ट है, बट यहाँ पे कैसे दिया हुआ है? कार डॉट लिन डॉट, जो कि गलत है। इस तरह से हम नाम नहीं लिखते। अगर हम लास्ट ऑप्शन पे आए तो ये कहीं ना कहीं सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैंगीफेरा इंडिका दोनों सेपरेटली अंडरलाइन है और यहाँ पे एम जो है आपका कैपिटल में है जीनस का नाम और स्पीशीज का नेम स्मॉल आई से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल लेटर्स में। बट ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज पर क्वेश्चन नहीं दे रहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये नाम और ये नाम एकदम सेम है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है। मैंगीफेरा जो आपका जेनेरिक नेम है वो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर एम से और इंडिका स्टार्ट हो रहा है स्मॉल लेटर आई से। यहाँ पे लिन आपके कैरलस लिनियस के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN? ICBN के रूल्स के अगेंस्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इट मींस जो भी ICBN के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर के रूल्स है उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ कौन सा इनमें से ऑप्शन है, हमें वो चूज करना है। तो आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। क्या ये सही है या गलत है? तो देखते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही सही है। क्यों? मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया
कि जब भी हम किसी भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन होगा, तो दोनों ही शब्दों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जेनेरिक नेम को भी और स्पेसिफिक एपिथेट को भी, जैसा इन सभी नेम्स में किया गया है। तो इस अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो तो ओबे कर रहा है, वो तो फॉलो कर रहा है आईसीबीएन के रूल को, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा इसका आंसर। बी देखते हैं, एवरी स्पीशीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, क्या ये सही है? यस, ये भी सही है आईसीबीएन के अकॉर्डिंग। हमने अभी ऊपर देखा था और मैंने आपको बताया भी था, जब भी कोई भी बायोलॉजिकल नेम होगा वो हमेशा दो वर्ड्स के मिलने से बना होगा। उनमें से एक होगा आपका जेनेरिक नेम और दूसरा होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज का नाम, जैसे हमने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगीफेरा क्या है आपका जेनेरिक नेम और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, और ये यहाँ पे दो शब्दों के मिलने से एक साइंटिफिक नेम बना है, किसका? मैंगो का। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला जो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है वो भी करेक्ट है, वो भी फॉलो कर रहा है आईसीबीएन के रूल्स को, ठीक है। एवरी स्पीशीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, क्या ये सही है या गलत है? हाँ, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। मतलब जो भी एज पर नोमेनक्लेचर रूल्स जो भी साइंटिफिक नेम हम देंगे वो किस लैंग्वेज में होगा? लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। और जब भी वो कंप्यूटराइज्ड होगा तो वो लैटिसाइज होगा, इट मीन्स वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। इटैलिक्स मीन्स जब हम कोई भी चीज कंप्यूटर में लिखते हैं तो वहां पे हम इटैलिक्स ऑप्शन का यूज करते हैं। इट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ मैंगीफेरा तो इटैलिक्स में वो ऐसे लिखा जाएगा टेढ़ा होके, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? मैंगी इटैलिक्स में करना, ठीक है। तो ये वाला रूल भी ओबे कर रहा है आईसीबीएन को। क्वेश्चन क्या था? कौन सा वाला फॉलो नहीं कर रहा, कौन सा वाला अगेंस्ट है? तो आइए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। जेनेरिक एंड साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, क्या ये सही है? नहीं, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आईसीबीएन को ओबे नहीं करता, क्योंकि आईसीबीएन कहता है जेनेरिक नेम जो होगा, ठीक है, जेनेरिक नेम जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे ये हमने लिखा मैंगीफेरा, ये जीनस का नेम है, जेनेरिक नेम, ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ, और इंडिका किससे स्टार्ट हुआ? स्मॉल आई से। तो ऑप्शन डी, एज पर क्वेश्चन ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कौन सा अगेंस्ट है, किसके? आईसीबीएन के रूल्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, ये पूछ रहे हैं। अभी ऊपर हमने बात की थी इस वाले क्वेश्चन में कि आईसीबीएन क्या है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि आईसीबीएन की फुल फॉर्म होती क्या है। देखो, आईसीबीएन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, चलिए एक एक पढ़ते हैं। पहला है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखो, आईसीबीएन एक ऐसा कोड है जिसमें रूल्स दिए गए हैं प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए। यहाँ पे बोटेनिकल टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लांट्स को। तो जो ये आपका एक कोड है इसमें बहुत सारे रूल्स दिए गए होंगे और इसकी मदद से हम किसी भी प्लांट को एक सही तरीके से नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टैक्सन क्या है। ए टैक्सन इज, आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, एक ऑप्शन बी ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज,
या ऑप्शन सी एक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या डी ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो देखो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, किसी भी रैंकिंग का एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि देखो टेक्सॉन एक शब्द है जो सिंपली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लेवल ऑफ कैटेगरी को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी को, ठीक है। अब जो टेक्सॉन शब्द है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और ये इसी को हम रैंक भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि फैमिलीज या स्पीशीज, ये अपने आप में एक कैटेगरी है। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली या एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ये एक तरह से सही ऑप्शन नहीं है। क्यों, खुद ही सोचो, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज क्या होता है आपका, जीनस होता है, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज क्या होता है। अगर हम 5 किंगडम क्लास अगर हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चलें तो देखते हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो देखो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को हम बोलते हैं फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिलीज को हम किस में असाइन करते हैं, ऑर्डर में, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स को हम एक पर्टिकुलर क्लास असाइन कर देते हैं। तो अगर इस अकॉर्डिंग उसी तरह ऊपर भी होगा कि रिलेटेड क्लासेस किस में आएंगे, एक पर्टिकुलर फाइलम या डिवीजन में, और फिर किंगडम के अंदर जो भी फाइलम्स आपके एक जैसे होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फैमिलीज के ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। क्यों, अब खुद ही देखो, ना ए है, ना बी है, ना सी है, तो जाहिर सी बात है डी ही होगा। इसका आंसर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि हम टैक्सन को ही क्या बोलते हैं, कैटेगरी भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और रैंक भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ठीक है, यही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, सबसे छोटा, सबसे नीचे का, सबसे छोटा या सबसे बेस, जहां से शुरुआत हो रही है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की, जो बेस बना रहा है, वो कौन सा वाला टेक्सोनॉमिक टैक्सन है। तो देखो सिंपली जैसे ये मैंने आपको टेक्सोनॉमिक हायरार्की बना के दी, इसमें सबसे बेस पे कौन सा आ रहा है, स्पीशीज, सबसे छोटा कौन सा है, स्पीशीज। इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज कम होंगे, और जो भी ऑर्गेनिज्म स्पीशीज में लाई करेंगे उनके बीच में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। तो एज पर टेक्सोनॉमिक हायरार्की इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, सही आंसर क्या होगा, स्पीशीज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। हमें पता है जो हमारा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है वो कैसा है, बायनोमियल, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिंपली मतलब क्या है कि ये दो नाम से मिलके, दो शब्दों के मिलने से एक नाम बनेगा। जैसे कि जिसमें एक तो क्या होगा आपका जेनेरिक नेम, और दूसरा क्या होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या होगा, और ये जो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर था ये किसने दिया था, इट इज गिवन बाय कैरलस लिनियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लिनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और वो सिस्टम कौन सा था, क्या मोनोमियल था, नहीं मोनोमियल तो नहीं था। वर्नैक्युलर था, नहीं वर्नैक्युलर भी नहीं था। क्या पॉलिनोमियल था, नहीं पॉलिनोमियल भी नहीं था। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा वो कैसा था, बाइनोमियल था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर
एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कंस्टिट्यूट ए, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो क्लोजली रिजेंबल, बहुत ज्यादा हद में बहुत क्लोजली एक दूसरे जैसे दिखते हों, एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर, और उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हों वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सके, मतलब उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकें, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका आंसर होगा स्पीशीज, ठीक है। तो देखो ये जो हमने पहले पढ़ा था आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की, मैंने बताया आपको टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो जितने भी ये कैटेगरीज दिए हुए हैं उनमें से सबसे बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका स्पीशीज, और इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, इट मींस वो एक दूसरे से क्लोजली रिजेंबल करेंगे, और उनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें एक स्पीशीज है आपकी होमोसेपियंस की, तो जो भी होमोसेपियंस है उनमें एबिलिटी है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके, ब्रीड कर सके। तो एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ही एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ नहीं कर सकती, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म सिस्टमैटिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो आपकी टर्म है सिस्टमैटिक्स वो किसने दी थी, तो देखो इसका सही आंसर होगा लिनियस। टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज गिवन बाय कैरलस लिनियस। चलिए आगे चलते हैं। हु रोट सिस्टमे नेचुरे, देखो सिस्टमे नेचुरे आपकी एक बुक का नेम है, ठीक है, और इसमें सिस्टमैटिक्स के बारे में ही दिया